अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लिवर। इस टॉपिक को मैंने डाइजेशन चैप्टर से उठाया है ताकि और इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि याद करने में आसानी रहे। पहला अगर हम स्टोरेज रोल पढ़ें, फंक्शंस ऑफ लिवर पढ़ें, तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिकली इसका एक स्टोरेज रोल है और एक मेटाबॉलिक रोल है। स्टोरेज रोल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसने कहा है ब्लड में जो शुगर है वो हिपैटोसाइट्स के ज़रिए से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, बेसिकली बुक में ये लाइन ऐसे लिखी है कि हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड में से शुगर को रिमूव करते हैं और उन्हें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो हिपैटोसाइट्स कैन रिमूव द शुगर फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। आप इसको इस इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको बेसिकली एक तो आपकी पेपर में बहुत प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जैसे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, तो आपकी मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। दूसरा फंक्शन हमने ये पढ़ा है कि ये फैट्स को स्टोर करता है, वाइटामिन्स को, कॉपर को और आयरन को भी। वाइटामिन्स में कौन कौन से वाइटामिन्स आ जाते हैं? ए, डी, ई, के और B12। वाइटामिन B12 जो है बेसिकली इन चीज़ों को ये स्टोर करता है। स्टोरेज रोल में ये हम बेसिकली दूसरा फंक्शन पढ़ रहे हैं। फिर उसने लिखा है कि जो स्टोरेज फंक्शन है वो टेम्परेरली है, यानी लीवर हमेशा के लिए चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखता है। स्टोरेज फंक्शन टेम्परेरली इसलिए है कि दिन में जितनी बार आपको चीज़ें आपकी बेसिकली बॉडी में नीड होती हैं तो ये प्रोवाइड करता जाता है। तो कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हैं या फिर जब आप दोबारा खाना खाते हैं एनर्जी जब आपको प्रोवाइड होती है तो दोबारा से भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो स्टोरेज फंक्शन जो होता है वो टेम्परेरली होता है। कुछ चीज़ें रिमूव होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए लिखा है कि स्टोर्ड मटेरियल जो है हेपेटोसाइट्स में वेरी करता है, इसलिए सेल का साइज़ भी फ्लक्चुएट कर सकता है पूरे दिन में। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जब आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपका जो खाना होता है वो बेसिकली आखिर में ब्लड में आपको जब एनर्जी ऐसे मिलती है कि खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, सब चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, तो वो खाना आपकी ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में एंटर होता है। वो लिक्विड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में एंटर होता है। तो अगर जब आप कोई काम कर रहे हैं, बेसिकली किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब जो बेसिकली काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान जो आपको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। लेकिन जो बेसिकली एनर्जी आपको अभी ज़रूरत नहीं होती है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो मैंने पहले फंक्शन में लिखा है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। फिर जब आप काम करते हैं तो ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो चीज़ भी आगे लिखी हुई है, एक मेटाबॉलिक रोल जिसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को दो तरीक़ों के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। एक तो ग्लाइकोजन की हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, दूसरी जो है चीज़ है उसमें कि हम अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के ज़रिए से उसको हासिल करें। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। चीज़ों को स्प्लिट करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। यानी ग्लाइकोजन को हमने कैसे ब्रेक किया है? वाटर की प्रेजेंस में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन को हम बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। नियोजेनेसिस का मतलब है फ्रॉम द न्यू सोर्स। ग्लूकोज जो हमें मिली है वो एक नई सोर्स से मिली है, और नई सोर्सेज में क्या चीज़ें हैं? बेसिकली अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसको मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हम बेसिकली चैप्टर पढ़ते थे, मैंने उसके साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में भी इसको एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नई सोर्स से आपको ग्लूकोज मिलता है, और नई सोर्स क्या है? अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है और बेसिकली ग्लिसरॉल है। अगला हम बेसिकली मेटाबॉलिक रोल में मैंने एक फंक्शन आपको बताया कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो रही है। दूसरा फंक्शन ये है कि फैटी एसिड्स की डीनेचुरेशन हो रही है। अब डीनेचुरेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि डीनेचुरेशन का मतलब है बेसिकली हीट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का ब्रेकडाउन। तो फैटी एसिड्स की डीनेचुरेशन हो रही है। और फॉस्फोराइलेशन, आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि फैट्स को बेसिकली कह रही हूँ फैट्स, फॉस्फेट को ऐड करना। एशन मीन्स एडिशन। एशन का मतलब क्या है? एडिशन। और फॉस्फोराइलेशन बेसिकली फॉस्फेट की एडिशन हो रही है। फैट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं? बेसिकली शुगर या प्रोटीन। मैंने एग्जांपल में लिखा है कि फॉस्फेट की फॉर्म में कौन सी चीज़ें हैं? शुगर या प्रोटीन्स। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या हुआ
कि फैटी एसिड्स की डीनेचुरेशन भी हो सकती है, यानी हीट की प्रेजेंस में उनको ब्रेक डाउन करना, और उनकी फॉस्फोराइलेशन भी हो सकती है फैट्स की, यानी इन फैट्स में फॉस्फेट ऐड हो सकता है। एशन मीन्स एडिशन एंड फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट। अगली चीज़ बताई जा रही है, देखें बेसिकली ये जो मैंने न्यूज़ सोर्स में चीज़ें ली थी, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये मैंने आपको फैटी एसिड का फंक्शन डिस्कस किया। फिर इसी तरह यहाँ से मैंने एरो लगाया कि हम बेसिकली अमाइनो एसिड का फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसने कहा कि आपके लीवर में जो एक्सेस अमाइनो एसिड होता है ना, तो बेसिकली वो भी डीनेचुरेशन के ज़रिए से पायरोविक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी मैंने इक्वेशन फॉर्म में बेसिकली देखें, ये सारे फंक्शंस मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखे हैं। आप प्लीज़ इसको इसी तरह अटेम्प्ट करें, इससे आपकी एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपको एमसीक्यूज़ टाइप भी याद करने में आसानी होगी, और बेसिकली एग्जामिनर को ऐसी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। ये जो मैंने बीच में मीनिंग्स ऐड कर दी, इसकी वजह से थोड़ी प्रेजेंटेशन ख़राब होगी, वरना ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनती है और इससे मार्क्स भी आप अच्छे खासे कैरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अमाइनो एसिड जो एक्सेस थे वो पायरोविक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, यानी एक्सेस अमाइनो एसिड की जब डीनेचुरेशन हुई तो प्रोडक्ट्स क्या चीज़ें बनी आपके पास, बेसिकली पायरोविक एसिड और अमोनिया। और अमोनिया जो आगे फर्दर यूरिया में कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली यूरिया का फार्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, और अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होता है जिस साइकिल के ज़रिए से, उसे ऑर्नाथाइन आर्जिनाइन साइकिल भी कह सकते हैं। आप NH3 देखें, अमोनिया और ये कन्वर्ट होता है बेसिकली, इसमें एक पूरी साइकिल है, वो केमिस्ट्री की 10th की बुक में मौजूद है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है। फिलहाल आप इतना समझ लें कि अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है और ऑर्नाथाइन आर्जिनाइन साइकिल के ज़रिए से। अगला फंक्शन ये बन रहा है, बेसिकली हमने मेटाबॉलिक रोल में एक फंक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ लिया, डीनेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ फैट हमारा दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन हमारे पास अमाइनो एसिड की एक्सेस अमाइनो एसिड को डीनेचर करना है। चौथा फंक्शन हम जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो विटामिन ए को सिंथेसाइज करना है कैरोटीन से। अब कैरोटीन सबसे ज़्यादा आप हमेशा कहते हैं कि विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए ज़रूरी होता है। आपकी आंखों में बेसिकली अगर किसी की आईसाइट वीक है तो कैरोटीन, अगर आप कैरोटीन किसी फॉर्म में लेते हैं तो आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। और कैरोटीन की बिग सोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, कैरेट्स हैं, गाजरें आपके पास जो होती हैं वो बिग सोर्स हैं। तो विटामिन ए को कैरोटीन के ज़रिए से बनाया जाता है। कैरोटीन वो प्रोटीन है जो बेसिकली कैरेट्स में मौजूद है। ऐसा प्रोटीन जो बेसिकली आपकी कैरेट्स में मौजूद है वो विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है बेसिकली लीवर। लीवर का पांचवा फंक्शन हम ये पढ़ रहे हैं कि ये एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से जो है बेसिकली ये एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है। एल्बुमिन अगर आपकी बॉडी में बेसिकली अगर ये ना मौजूद हो तो आपको एक डिजीज़ हो सकती है जिसका नाम एल्बिनिज़म है। तो ये एल्बुमिन को जो है वो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज करता है लीवर का। हम पांचवा फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसने कहा छठा फंक्शन ये है कि ये ब्लड प्रोटीन को बनाता है ताकि ब्लड, देखा आपके जिसम में थोड़ी थोड़ी ब्लड क्लोटेशन की भी ज़रूरत होती है, ब्लड का खून का थोड़ा जमना भी आपकी बॉडी में ज़रूरी है। तो ये ब्लड क्लोटिंग के लिए ये दो प्रोटीन्स है जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। आपकी बॉडी में ज़्यादा खून जमना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी ब्लड क्लोटिंग ज़रूरी होती है। देखें जब आपको ब्लड क्लोटिंग ऐसे ज़रूरी होती है, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जब आपको कोई बेसिकली चोट आती है, ज़ख्म लगता है तो आपका एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो ब्लीडिंग जो होती है बेसिकली थोड़े टाइम तक जब आप उसको दबा के रखते हैं तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पे खून जो होता है वो जम जाता है। और अगर आपको बेसिकली एक डिज़ीज़ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उस डिज़ीज़ में ऐसा होता है बेसिकली कि जब आपको चोट लगती है तो आपका खून जमता नहीं है उस डिज़ीज़ की वजह से, और इतनी ब्लीडिंग भी हो सकती है कि ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली अल्लाह ताला की देखिए कुदरत कैसी है कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा खून का जमना ज़रूरी है किसी चोट वगैरह पे, और अगर वो खून नहीं जमता तो उस डिज़ीज़ की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो ये वो ब्लड प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन की जो ब्लड क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है, और लीवर इनको फॉर्म करता है, इनको प्रोड्यूस करता है। एक अगला ज़रूरी है, अगला सातवां फंक्शन हम जो पढ़ रहे हैं वो हेपरेन है। हेपरेन एक ऐसा इंजाइम है जो ब्लड क्लोटिंग से ब्लड वेसल्स में, बेसिकली जिनके ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो हैं, उनमें खून को जमने से रोक देता है। ये वो जगह है ना जहाँ पे खून का जमना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर ये ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट में जाती हैं वहाँ पे खून आपका जम जाए तो बेसिकली आपको कहते हैं कि आपके वेल्व्स होते हैं हार्ट के वो बंद हो जाते हैं किसी भी जगह। वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में खून का जमना ज़रूरी नहीं है ब्लड वेसल्स में, ताकि खून आसानी से पास कर सके उन ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे जो खून जमने की बात हो रही है
वो आपके ज़ख्मों और बेसिकली चोट वगैरह के बारे में बात की जा रही है। लेकिन आपकी किसी भी वेसल में जो है वो खून जमना नहीं चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि आपको जो पैरालिसिस हो जाती है, आपका जो दिमाग पैरालाइज हो जाता है, बेसिकली फालज ज़दा जिसे हम कहते हैं, वो फालज इसलिए हो जाता है कि आपके एक ब्रेन में जो होते हैं वो खून जम जाते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर खून का जमना ज़रूरी नहीं है। तो हेपरेन वो एंजाइम है जो आपको ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है इन द ब्लड वेसल्स। इन दोनों फंक्शंस को प्लीज़ कंपेयर करके पढ़ें कि यहाँ पे खून किस लिए जम रहा है और यहाँ पे जमना ज़रूरी नहीं है। तो लीवर जो है वो इस बेसिकली इन हेपरेन एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। अगला फंक्शन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, 8वां फंक्शन है बेसिकली कि रेड ब्लड सेल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फोइटल लाइफ। फोइटल का मतलब क्या होता है? फोइटस जब बच्चा जो होता है वो बेसिकली पेट में हो तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली वो होती है फोइटल लाइफ में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। अगला फंक्शन उसने क्या बताया बेसिकली कि फैगोसाइटोसिस हो रही है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स बेसिकली ख़त्म हो रहे हैं। एक बेसिकली इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई है कि 9th की बुक में अगर आपने पढ़ा हो तो 9th की बुक में ये लिखा हुआ था कि हर 4 महीने बाद आपका खून जो होता है वो जिस्म में तब्दील होता है। न्यू रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं और ओल्ड ब्लड सेल्स ख़त्म होते हैं। वहाँ पर भी ये बात 9th की फेडरल की बुक में बेसिकली ये बात मैंशन थी कि हर 4 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के लिए वहाँ पर 120 डेज़ का वर्ड लिखा था कि 120 डेज़ के बाद जो होते हैं आपके ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो अगला 10वां फंक्शन उसने लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी पॉइजन्स हैं, जितने भी बेसिकली पॉइजन्स हैं आपकी बॉडी में, ड्रग्स वगैरह हैं, तो ये उनको डिटॉक्सीफाई करता है, उनकी रिमूवल करता है। 11वां फंक्शन ये लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक होता है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीरुबिन जो है बेसिकली वो ऑरेंज पिगमेंट है और बिलीवर्डिन जो है बेसिकली वो ग्रीन पिगमेंट है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने लिख लिया कि हीमोग्लोबिन वो होता है बेसिकली जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में बेसिकली ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीरुबिन जो है बेसिकली आपके पास ऑरेंज पिगमेंट है और बिलीवर्डिन जो है बेसिकली आपके पास ग्रीन पिगमेंट है। तो ये सब फंक्शन जो लीवर में यानी लीवर में हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन हो रही है। फैगोसाइटोसिस के बारे में भी मैंने लिख दिया कि 120 डेज़ के बाद आपके ओल्ड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ये हमने 11 फंक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ बेसिकली किसके डिस्कस किए हैं, लीवर के फंक्शंस को डिस्कस किया है। और ऊपर मैंने स्टोरेज में भी आपके बेसिकली 2 फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो टोटल आपके पास 13 फंक्शंस हो गए हैं लीवर के। मैंने उसमें से कुछ को देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वो बेसिकली इसीलिए कन्वर्ट किया है ताकि कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। आपके साथ यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन यकीन मानिए अगर आपको पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता है तो आप अच्छे मार्क्स कैरी नहीं कर सकते। आप एग्जामिनर को भी अपने पेपर से बोर कर रहे होते हैं, वो भी बोर होता है, वो जस्ट उसको अच्छे से रीड नहीं करता और अपनी मर्ज़ी से देखें मार्किंग कर लेता है। तो आप प्लीज़ अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करें इक्वेशन फॉर्म में। FSC लेवल पर तो एक बच्चे की अच्छी खासी प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए। फेडरल बोर्ड के बच्चों का मैं नहीं कहूँगी, बेसिकली फेडरल बोर्ड के बच्चे जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन अदर बोर्ड जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन पे जोर नहीं दिया जाता, सॉरी टू से। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन पे, फेडरल के बच्चों पे मैंने अक्सर गौर किया कि उनकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं तो यकीन करें कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके पास इतना डेटा नहीं भी है तभी आप उसको अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को आप यकीन रखें, अपने जहन में रखें। ये मैं यहाँ पर देखें प्रेजेंटेशन काफ़ी जो है वो बोरिंग टाइप सी हो गई है क्योंकि मैंने मीनिंग्स को अंडरलाइन कर दिया है। तो आप इक्वेशंस फॉर्म में इसको बड़ा नीटली एंड प्रेजेंटली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने टॉपिक को। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे भी ज़रा गौर कीजिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और ये सारे 13 फंक्शंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आएंगी।